हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है बेटा। चलो बेटा, आज हम डिस्कस करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहे, आपकी सेम रहे। एक ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहे, सेम, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। ए सरफेस हुज एवरी पॉइंट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। A surface whose every point has same electric potential due to the charge distribution is called equipotential surface. ठीक है। Now we discuss electric potential shape कि किस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की शेप कैसी होगी। अगर मैं बात करूं पॉइंट चार्ज, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे क्या दे रखी है आपको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या बनेगा उसका? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो बना, ये क्या बना इसका? इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस V1, दिस इज द V2 एंड दिस इज द V3। ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न इस तरीके से बनेगा। ठीक। तो V1 एक ऐसा पॉइंट है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। V1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? आपका सेम होगा। इसको बोलते हैं प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जा रही है, तो उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस के आपके पास इस तरीके से बनेगा यहाँ। ठीक है। तो V1 के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। इसी तरह V2 के भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। V3 के भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। ठीक है। हाँ, V1 और V2 पे डिफरेंट हो सकता है। V1 पे अलग हो सकता है और V2 पे आपका अलग हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस V क्या होता है? KQ/R, वो डिस्टेंस के कारण क्या करता है? आपका वेरी करता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है आपके पास? यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन इसके हर एक पॉइंट पे ये पॉसिबल है कि यहाँ पे आपके पास V1 के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। इसी तरह V2 के भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। हाँ, V1 और V2 पे मे भी डिफरेंट हो सकता है किसी पॉइंट पे। ठीक है। लेकिन याद रखना, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पैटर्न बनेगा आपका, वो इस तरीके का बनेगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। दिस इज द पैटर्न फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अगर हम बात करें पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज, तो ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना। सिमेट्री कैसी होगी? स्फेरिकल। सिमेट्री कैसी हो जाएगी आपकी? स्फेरिकल। तो दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। वो कहेगा पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए। तो देखो, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की दूसरी डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट which are vibrate in the same phase, which are have the same potential. The locus of all the point in the particular medium have the same potential. The locus of all the point in particular medium have the same potential is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, ये locus of all the point, ये सारे पॉइंट है ना यहाँ पे, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? आपका सेम। इसे आप क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। इसी तरह ये जो पोटेंशियल पॉइंट है, 2 सरफेस, 2 के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम, लेकिन 2 पे 1 से पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्या करती है? वेरी करेगी। यहाँ पे देखो, कैसे मैं यही बता रही थी ना कि मे भी डिफरेंट हो सकता है। देखिए कैसे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम। फिर दूर जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगी, इससे दूर जाएगी तो और इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। लेकिन 1 के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, 2 के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, 3 के भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। 1 और 2 पे डिफरेंट होगा, 2 और 3 पे भी डिफरेंट होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इसलिए यहाँ के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V1 बराबर होगा V2 के बराबर होगा किसके? V3 के।
अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म, तब यहाँ पे कह सकते हो V1 बराबर V2 बराबर V3। लेकिन देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जैसे जैसे सरफेस इंक्रीज होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होती जाएगी, चेंज हो जाएगी आपके पास। लेकिन इसके एक सरफेस पे, जैसे 3 एक सरफेस है, 3 के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम। इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द 2, लेकिन 2 सरफेस से क्या हो सकती है, ये डिफरेंट हो सकती है। तो दिस इज द पैटर्न ड्यू टू द पॉइंट चार्ज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड दिस इज द पैटर्न ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द, ये प्लेन सरफेस भी बोलते हैं। कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, फ्लैट इक्विपोटेंशियल। कैसा बनेगा, फ्लैट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस या फ्लैट इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। This is the pattern of equipotential surface in the uniform electric field, and this is the pattern in the uniform electric field due to the point charge. Pattern कुछ नहीं, अरे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या क्या पोटेंशियल है उनको सबको एक पॉइंट से जोड़ देना, क्या कहलाता है, पोटेंशियल। क्या कहलाता है आपका जोड़। जैसे यहाँ से गए तो ये एक लाइन ड्रॉ कर ली इसके साथ, इन सारी लाइनों के साथ साथ, तो इन सारी लाइनों पे पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि सारे सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो सब पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ पैटर्न। ठीक है, अब आप ये जो पैटर्न है आपके पास ये वाला, दिस इज द पैटर्न ड्यू टू द लाइक चार्जेस। अगर दो चार्जेस पॉजिटिव है, दोनों चार्जेस अगर, और दोनों चार्जेस अगर कैसे है, नेगेटिव है, तो आपके पास इस तरीके का पैटर्न बनेगा। किसका, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है आपको कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो इस रीजन में रिपल्सन के कारण इधर क्या होता रहेगा, स्पेसिंग बढ़ जाएगी। ये लाइन की स्पेसिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और एक पॉइंट के बाद ये आपस में इस तरीके से क्लोज हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे जाके यहाँ पोटेंशियल क्या बन जाएगा, सेंटर पे कहीं पे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास इस सिचुएशन में, सॉरी पोटेंशियल 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो डंबल शेप में इस तरीके का पोटेंशियल यहाँ पे बन जाएगा। तो आपके पास ये पैटर्न किसके काम होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का ड्यू टू द 2 पॉजिटिव चार्जेस। दिस इज द पैटर्न ड्यू टू द 2 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली अगर बात करें पैटर्न इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल, ये किसके कारण है, डाइपोल के कारण, और ये किसके कारण है, ड्यू टू सिमिलर चार्जेस, सिमिलर ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्जेस। ये किसके कारण है, 2 पॉजिटिव चार्जेस के कारण, और ये किसके कारण है, ड्यू टू द डाइपोल। डाइपोल के कारण क्या होगा कि आपके पास इधर सेपरेशन कम होता चला जाएगा, इस साइड में देखो, इससे अपोजिट बनेगा। बनाते समय ध्यान रखना कि आपके पास जब दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इस साइड स्पेसिंग बढ़ती जाएगी दोनों की। देखो स्पेसिंग मैंने बढ़ती हुई दिखाई है इसमें, देखो स्पेसिंग बढ़ती जा रही है इधर। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जब एक डाइपोल है, जब क्या है आपके पास डाइपोल, तो सेंटर पे ऊपर नेट पोटेंशियल क्या बन जाएगी, 0। यहाँ पे सेंटर पे टोटल पोटेंशियल क्या होगी, VA प्लस VB जुड़ जाएगी, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पे एक पोटेंशियल पॉजिटिव होगी और एक पोटेंशियल कैसी होगी, नेगेटिव। तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या बन जाएगी, 0, और ये फ्लैट सरफेस की तरह दिखाई देगा यहाँ। ठीक है, और इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पास अट्रैक्शन के कारण या आपस में इस साइड क्लोज आते चले जाएंगे। लाइनिंग जो है ना, इस साइड क्या होती जाएगी, क्लोज होती चली जाएगी, इस साइड क्लोज, और इस आउटवर्ड सरफेस में क्या होती जाएगी, दूर, स्पेसिंग बढ़ती चली जाएगी ये वाली, और ये वाली जो स्पेसिंग है घटती चली जाएगी, इधर स्पेसिंग डिक्रीज होगी, इसमें इधर स्पेसिंग इंक्रीज होगी। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी रिपल्सन के कारण, और इसमें अट्रैक्शन के कारण स्पेसिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और एक इस पॉइंट के ऊपर ये कैसा दिखाई देगा, फ्लैट दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा आपको, ये फ्लैट दिखाई देगा। दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस पैटर्न। बेटा एक बार पॉज करके इसको लिख लो फटाफट, जल्दी से बना लो सारे पैटर्न ये। पॉज कर दिया।
ठीक है, आगे बात करते हैं इसी पे बेस्ड आपका, अगर आपको कोई ग्रिड दे दे, क्या देते, कोई ग्रिड, आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसमें पूछा हुआ है आपका, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, उसमें पूछा हुआ है पोटेंशियल टू द डाइपोल, तो डाइपोल के कारण पोटेंशियल उसमें ऐसे दिखा रखा है +2, सिर्फ सेंटर पे दिखा रखा है, ये कैसा बन जाता है, फ्लैट सेंटर के ऊपर, और यहाँ पे आपके पास ऐसे ये स्पेसिंग ऐसे कम होती चली जाएगी धीरे धीरे इसमें, ठीक है, ये स्पेसिंग धीरे धीरे इधर क्या होती चली जाएगी, कम, और इधर क्या होती जाएगी, इंक्रीज। दिस इज द पैटर्न ड्यू टू द डाइपोल। समझ में आ गया बनाना कैसे है, तो इधर स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, इधर स्पेसिंग क्या होती जाएगी, इंक्रीज, और इधर स्पेसिंग क्या होती जाएगी आपकी, डिक्रीज। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका और एनसीईआरटी का ही, अब ग्रिड के कारण पैटर्न कैसे बनेगा, मेक द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द ग्रिड ऑफ पैरेलल वायर। ग्रिड जैसे जंगला होता है इस तरीके की सिचुएशन, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये ग्रिड है, इसमें नंबर ऑफ पैरेलल वायर है, नंबर ऑफ क्या है, पैरेलल वायर, ये एक वायर है, वायर 1, ये एक वायर 2 है अलोंग द लाइन, ये एक वायर 3 है, ये एक वायर 2, वायर 3, ठीक है, ये वायर 4, तो इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ लाइन्स है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, नंबर ऑफ वायर्स है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द ग्रिड। ठीक है, ग्रिड के अंदर एक साथ ऐसे नंबर ऑफ पैरेलल वायर्स है, ग्रिड आप कह सकते हो फील्ड पैटर्न ड्यू टू द ग्रिड, फील्ड पैटर्न ड्यू टू ग्रिड। ग्रिड मतलब जैसे जंगला, जैसे देसी भाषा में जंगला ग्रिल बोल देते हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो ये आपके पास नंबर ऑफ पैरेलल वायर एक लाइन के अलोंग ज्वाइनिंग है, तो इसके कारण आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, पैटर्न बनाना है, फील्ड पैटर्न कैसा बनेगा, ठीक है, तो इसके इसमें कैसा बनेगा, इस तरीके से, ये फील्ड ऐसे जाएंगे आप, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे वायर नंबर 2 यहाँ कह देती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, दूर ले लेते, ये एक पैटर्न इस तरीके से, ठीक है, ये वायर नंबर 4 यहाँ कह 3 पॉजिटिव चार्ज। ये बनेगा आपका ग्रिड के कारण पैटर्न, जैसे जैसे इनसे स्पेसिंग से दूर जाएंगे तो फिर पैटर्न आपका चेंज यहाँ पे होता जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये फील्ड पैटर्न आपका बन जाएगा। This is the field pattern due to the grid. Due to the grid. Field pattern due to grid. Field pattern due to grid. ठीक है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर अगर मैं इस पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को एक साथ मिलाऊं, इन सारे पॉइंट्स को, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को इस लाइन पे यहाँ मिलाऊं तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इसी तरह से अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो इसके भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो ये जो पैटर्न आएगा आपका ग्रिड के कारण आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है आपको ये प्रॉब्लम कहाँ पूछे जाएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.34 में आपका लास्ट ऑप्शन है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ड्रॉ द फील्ड पैटर्न ड्यू टू द ग्रिड, ड्यू टू द ग्रिड। ग्रिड के कारण फील्ड पैटर्न आपका किस तरीके का बनेगा, ठीक है। और इसके पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसके ये एक पॉइंट बना, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इसके भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम, लेकिन इससे इस पे डिफरेंट हो जाएगा आपके पास।
दिस इज द फील्ड पैटर्न एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द ग्रिड। ग्रिड के कारण हमने इसको बना लिया। ठीक है, समझ आ गया सबको? क्लियर हो गया? हो गया। अब एक और देखो, एक और किस तरह से क्वेश्चन बना लीजिए। पॉज करके बेटा इसको बना लो अच्छे से एक बार। ठीक है, आगे देखिए तो ठीक है, आप पॉज करके बना लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट है बेटा आपका, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, अगर फील्ड कैसी है आपके पास नॉन ये फील्ड तो यूनिफॉर्म है इस तरीके से, लेकिन अलोंग जेड एक्सिस है आपके पास, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रखा है आपके पास कि स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट सेम। फील्ड यूनिफॉर्म है यहाँ पे, वो कह रहा है कि स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये स्पेसिंग इंक्रीज होती जा रही है आगे। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लिया r1 है, ये डिस्टेंस कितनी आपकी r2, तो ये इनके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में पैटर्न तो ऐसे ही बनेगा आपके पास, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि on the equipotential surfaces have not equal distance, equipotential surfaces की डिस्टेंस इक्वल नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ होगी, इनकी और बढ़ जाएगी, और थोड़ा आगे चलूंगी इस तरीके से तो यहाँ पे और डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक V1 इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये V2, ये V3, ये आपका V4। ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस इनके बीच की क्या हो रही है, डिक्रीज। लेकिन V2 माइनस V1, V1 माइनस V2 का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा V2 माइनस V3 के। इन सब के पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म, लेकिन इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म में अगर देख इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझाना था मुझे, मतलब कि इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना प्लेन, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। ठीक है, ये दूसरा है प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस बना इन द यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, जब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे तो ये सरफेस, ये डिस्टेंस क्या होती जा रही है आपकी, इंक्रीज होती जा रही है। तो आप इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके अंदर द डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना इक्विपोटेंशियल सरफेस में, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction of decreasing potential, direction of decreasing potential। ये पीछे भी कई बार समझा चुकी हूँ ये पॉइंट में आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। डिक्रीजिंग पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे ये मान ले मैंने पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूछेगा बताइए किस सरफेस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, किस सरफेस पे पोटेंशियल आपका ज्यादा होगा। तो ये V1 इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये V2, ये V3। ठीक है, तो V1 पे क्या होगा ज्यादा, फिर किस पे होगा, V2 पे, फिर किस पे होगा आपका V3, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा मैंने क्या बताया है, ये 100 वोल्ट है और ये कितना आपका 200 वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 50 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इस चीज को आप ये भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी कहां से कहां जाएगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, हायर, फिर यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, कम, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा हुआ था कंपटीशन एग्जाम में
कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी, आपको पूछ रहा था कि ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट आपका बी है, ठीक है, और आपके पास ये एक पॉइंट आपका सी है, ठीक है। तो पूछ रहा है पोटेंशियल की वैल्यू बताइए क्या क्या होगी। ऑप्शन में लिखेंगे पोटेंशियल एट ए बराबर होगी पोटेंशियल एट बी बराबर होगी पोटेंशियल एट सी। ऑप्शन बी में लिखेंगे पोटेंशियल एट ए ग्रेटर देन होगी किसके, बी के, और आपके पास पोटेंशियल एट ए बराबर होगी किसके, सी के, और ग्रेटर देन होगी किसके, बी के, ठीक है। इसी तरह पोटेंशियल एट ए लेस देन होगी पोटेंशियल एट बी लेस देन होगी पोटेंशियल एट सी। ऑप्शन डी पोटेंशियल एट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि देखो पोटेंशियल एट ए ज्यादा होगी किससे, बी से, पोटेंशियल एट ए ज्यादा होगी किससे, बी के। ए और सी पे तो पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी, ठीक है। इसकी ये एक ही सरफेस है, ये एक लाइन, ये एक ही होता है, वो प्लेन दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये ए, ये आपका सी, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी, सेम। फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब कि इधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है या हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो बी पे पोटेंशियल क्या होगा, कम, बी पे पोटेंशियल क्या होगा, कम, और ए और सी पे पोटेंशियल क्या होगा आपका, ज्यादा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बाय ट्रिक आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है बेटा। हो गया, समझ आ गया। अब देखो ये एक सरफेस है, वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन, अगला पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट नंबर जो भी चल रहा है आपका 4, 5, 6, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट नंबर 6 देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करी, एक हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एक डाइपोल के कारण, एक सिमिलर चार्जेस के कारण, 4 पॉइंट हो गए। 5वें हमने ग्रिड के कारण बनाया, 6 हमने यहाँ 7th देखिए, 7th पॉइंट क्या कहता है आपके पास, ठीक है। जो भी पॉइंट नंबर आप डाल लेना आपने, कि आपके पास कि जो वर्क डन जो होगा, मान लिया ये एक पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे पोटेंशियल VA है और मान लिया यहाँ पे पोटेंशियल क्या आपकी VB है, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन पे फाइंड द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे फाइंड द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, VA से VB तक ले जाने में वर्क डन कितना आपको करना पड़ेगा। तो याद रखना वर्क डन हमेशा वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल, work done on the equipotential surface always on the equipotential surface always 0। कैसे, देखो आप किसी चार्ज Q को A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करवा के लाए हो, और ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। वी मूव द चार्ज, क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन, find the work done on moving the charge Q from point A to point B, A पॉइंट से काम करवा रहा है B पॉइंट पे, on the equipotential surface, on the equipotential surface, on the equipotential surface। कह रहा है find the work done on moving the Q charge from point A to B on the equipotential surface। तो ये सरफेस कैसा आपका, इक्विपोटेंशियल, तो चार्ज पार्टिकल को हम मूव करवाएंगे, ठीक है। तो मूव करवा रहे हैं तो पोटेंशियल VB माइनस VA, A से B मूव करवा रहे हैं, तो वर्क डन कहां से कहां कर रहे हैं, A से B, तो वर्क डन A to B, वर्क डन कहां से कहां कर रहे हैं, A to B, तो यहाँ क्या आएगा VB माइनस VA इन एक्सटर्नल वर्क डन में,
अरे एक्सटर्नल वर्क डन में यही तो होता है ना, तो ए टू बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा वीबी, अगर लेकिन वीबी बराबर है वीए के, बट लिखोगे बट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस वीबी बराबर वीए, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस वीबी इक्वल है किसके, वीए के, तो ये क्या हो गया 0, तो ये सारा इधर जाएगा तो 0, तो वर्क डन क्या आ गया आपका 0। इसलिए क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, बिकॉज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम, सो वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वर्क डन हमेशा क्या रहेगा बेटा आपका 0। दीज आर द सम पॉइंट्स रिलेटेड विद इक्विपोटेंशियल। एक और पॉइंट देख लीजिए, नेक्स्ट समझ आ गया ये वाला पॉइंट कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे वर्क डन क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, लिख लीजिए, पॉज करके फटाफट जल्दी से लिख लिया। हाँ जी बच्चे लिख लिया बेटा। अरे मैडम लिखते ही जा रहे, लिखते जा रहे, दुखी हो गई। अरे भाई दुखी मत हो, ठीक है। देखिए बेटा पॉज करके लिख लेना। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका बेटा the electric field lines on the surface equipotential surface, the electric field lines, the electric field lines on the surface of the conductor, surface of the conductor always perpendicular, always normal. Electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और electric field lines, electric field lines always, electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface, equipotential surface, equipotential surface। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, ऐसे लिख लो इसको भी, यहीं पे ऐसे लैंग्वेज थोड़ी अलग लिख रही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to the surface of the conductor, surface of the conductor। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ये कंडक्टर है, ये क्या आपका कंडक्टर है, इसके हर एक पॉइंट पे यहाँ चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अंदर कंडक्टर के हमेशा चार्ज क्या होता है, 0। कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज क्या होता है आपका, 0। ठीक है, इसके हर एक पॉइंट पे, इससे कोई पॉइंट चार्ज है तो इसके कारण सारा पैटर्न ऐसे ही बनता चला जाएगा, कंडक्टर के कारण ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, नॉर्मल होगी। समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके बेटा, दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटेड विद इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, समझ आ गया। अब आपके पास देखो, इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा, पीछे भी प्रूफ करवाए थे, यहाँ भी प्रूफ करवा देती हूँ कि मान लिया कि कैसे परपेंडिकुलर होती है। तो मान लिया सरफेस ऑफ द कंडक्टर है, ये पॉइंट चार्ज के कारण जो भी सिमेट्री बन रही है, तो इसके सरफेस पे सारे चार्ज पार्टिकल किस में रहते हैं, रेस्ट में। सारे चार्ज पार्टिकल किस में रहते हैं, आपके रेस्ट में। मैंने मान लिया कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ना होके सरफेस के साथ कोई एंगल बना रही है थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, लेट, अब लिख लेना लेट
लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। लिख लो, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इट मेक्स एन एंगल विद द सरफेस थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक कंपोनेंट ये बन जाएगा ई कॉस थीटा और एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा ई साइन थीटा। लेकिन देखो यहाँ पे चार्जेस किसमें है, रेस्ट में। लिखोगे बिकॉज चार्जेस ऑन द surface of the conductor, on the surface of the conductor, on the surface of the conductor are at rest, so F net force क्या होगा, जीरो। on the surface of the conductor net force क्या होगा आपका, जीरो होगा। क्यों, देखो ये सारे चार्जेस है, देखो ये इसके फोर्स को कैंसिल कर रहा है, ये इसके फोर्स को, तो ये इसके तो सब एक दूसरे के फोर्स को क्या करते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल करते हैं। ये इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाएगा तो ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा, तो ये सब एक दूसरे के फोर्स को क्या कर देते हैं, कैंसिल। इसलिए रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर क्या हो गया, जीरो, क्योंकि चार्जेस किसमें है, आपके रेस्ट में है। तो क्या बन जाएगा, ई कॉस थीटा बराबर जीरो। थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो ऑन द सरफेस, तो आपके पास cos थीटा जीरो, मतलब कि थीटा कितना हो गया वहां पे आपका 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया आपका वहां पे 90 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? ठीक है बेटा, इसको कर लेंगे, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर ये समझ आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड टू, हमेशा जैसे ये आपके पास सरफेस आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, तो ये हर एक पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नॉर्मल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या रहेगी, नॉर्मल। ये देख लो, ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण ये क्या बना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो इसलिए मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अगला एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। लिख लीजिए, टू इक्विपोटेंशियल, पॉइंट नंबर 8, 9 जो भी चल रहा है देख लेना। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर। कि तो जैसे आपने पढ़ा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, मैंने कहा कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। इसी तरह वो कह रहा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर वो क्रॉस कर सकते हैं, अगर वो क्या करते हैं, इफ दे आर क्रॉसिंग, ठीक है, देन एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल है नहीं है। तो आप लिखोगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there are two direction of electric field, not possible। ठीक है, तो at the point of intersection there are two direction of electric field, और कह सकते हो two values ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये बात आप ये कह सकते हो कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रॉस करते हैं तो इंटरसेक्शन के पॉइंट पे उनकी दो वैल्यू क्या करेगी बेटा, एग्जिस्ट करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
आपके पास समझ आया कि एक ही पॉइंट पे किसी जगह पे कहो, एक ही पॉइंट पे आप यहाँ भी बैठे हो, स्कूल में भी बैठे हो 10 बजे, और एक ही पॉइंट पे मैं कहूँ 10 बजे आप अपने घर भी हो, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो एक टाइम पे आप एक ही जगह पॉसिबल, तो एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए छोटा सा, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखिए, लिख लिया होगा सबने। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास द प्लस क्यू चार्ज लाइंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द प्लस क्यू चार्ज लाइंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। 2 plus q charge lying at the center of the circle. What is the work done in carrying the q charge? What is the work done in carrying q charge from point x to y on the circle, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट x to y ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये x ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये दो आपके पास, एक पॉइंट यहाँ पे x है, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया आपने, यहाँ पे कोई x पॉइंट है यहाँ पे, और एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे कोई y है, ये q चार्ज सर्कल के अंदर रखा हुआ है। तो बताइए वर्क डन कितना होगा, किसी चार्ज q को मूव करवाने में x to y या y to x वर्क डन क्या होगा। तो देखो x और y तो किस पे है आपके, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो अभी को लिखोगे बिकॉज x एंड y एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिकॉज x एंड y at the equipotential surface, so work done is 0, क्योंकि dv की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, x से कहाँ लेके जा रहे हो y पे, तो वर्क डन कर रहे हो आप लोग x to y, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा vy माइनस vx पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल x और y पे क्या होगा 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है एक्सटर्नल चार्ज को मूव करवाने में, तो उसके लिए यहाँ पे x और y पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, बिकॉज vx बराबर होगा vy के, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के, तो वर्क डन x to y क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है, बिकॉज x एंड y एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ आ गया, क्लियर हो गया पॉइंट। क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी करिए। लिख लिया सबने, ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज, इसके कारण इस क्यू चार्ज के कारण ये क्या बना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ क्या बना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज, लिख लो द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज of 1 nanocoulomb, the equipotential surface for a point charge of 1 nanocoulomb have potential 9 volt. Find the radius of the equipotential surface. Radius of the equipotential surface.
इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या निकालनी है आपको, रेडियस निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की कारण पोटेंशियल के क्यू बाई आर, आर क्या हो जाएगा के क्यू बाई वी, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज कितना है 1 नैनो कूलम, नैनो मतलब 10⁻⁹, पोटेंशियल कितना दिया 9 वोल्ट, 9 से 9 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, इससे ये भी कैंसिल तो 1 वोल्ट आ जाएगा आंसर, ना सॉरी 1 मीटर। रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 मीटर। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आगे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद द कंडक्टर, सम ये लिख लो जल्दी से, लिख लिया बेटा सबने। उसके बाद बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट related with the conductor, some important point related with the conductor। ठीक है, सबसे पहले क्या याद रखोगे, inside the conductor, inside the conductor electric field always zero, electric field always zero, inside the conductor electric field always zero। ठीक है, because electric field is zero, so excess of charge reside on the surface of the conductor, on the surface of the conductor, there is no charge, there is no charge inside the conductor by using Gauss law, by using Gauss law, जब हम Gauss law को यूज करके बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों पॉइंट एक ही साथ लिखवा दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज क्या होगी जीरो, और चार्ज भी इनसाइड द कंडक्टर हमेशा क्या होगा जीरो। कहाँ लाई करेगा, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, electric field is always perpendicular to the surface of the conductor। मैंने अभी प्रूव करवाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा पॉइंट नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस ऑफ द कंडक्टर कितनी होती है हमेशा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर कितनी होगी, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लिखिए ये पॉइंट फटाफट बेटा जल्दी से। ठीक है, ठीक है, हो गया। प्रूफ तो करना आता है, ये प्रूफ पहले भी करवाया था, अभी बताओ एक बार, देख लो अगर करना चाहते हो तो। लिख लिया होगा सबने, ठीक है, पॉज करके लिख लेना, नहीं लिखा तो एक बार। तो आपके पास प्रूफ देख लो, इसका करना चाहते हो तो, बाकी जरूरत नहीं है, मैं 2-3 बार करवा चुकी हूँ इसका प्रूफ। ये सरफेस ऑफ द कंडक्टर है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आपने मान लिया कि इस लाइन चार्ज, ये इस छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लाइन की तरह होगा, तो सिमेट्री कैसी बन जाएगी, सिलेंड्रिकल। सिमेट्री कैसी हो जाएगी आपकी, सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो फाई क्या हो जाएगा, फाई क्या होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, ई डॉट है ds q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई ds एरिया वेक्टर भी देखो इधर ही होगा इसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर ही होगी गॉसियन सरफेस के।
अरे यही तो होगी ना, गॉसियन सरफेस में चार्ज तो अनक्लोज है ही, ये कंडीशन, ये चार्ज कितना अनक्लोज है, dq चार्ज अनक्लोज है मान ले इस सरफेस के अंदर, टोटल चार्ज कितना आपका q, तो आपके पास क्या बन जाएगा ये E ds इज इक्वल टू dq, स्मॉल q मान लो dq इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। टोटल के लिए क्या कर दोगे इंटीग्रेशन, तो E इंटू एस, थीटा 0 हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो q क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, q बाई ए, q बाई एस, एस क्या सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, तो q क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू एस, क्या आ जाएगा E इंटू एस सिग्मा इंटू एस बाई एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल, तो कितनी आ गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कितनी होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बात मैंने प्रूव कर दी। गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लोगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर मान ले टोटल पे चार्ज कितना है dq, q, तो इस पे कितना चार्ज है dq, टोटल के लिए क्या कर दोगे इंटीग्रेशन, क्या आ गया es q बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सेम है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर हमेशा कितनी होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ आ गया। अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा इसी का ही, इनसाइड द कंडक्टर वॉल्यूम क्या रहता है कांस्टेंट, इसलिए हर एक सरफेस क्या रहता है कंडक्टर का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, एवरी सरफेस, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना 4 कौन सा है, एवरी सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे देख लीजिए, एवरी सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो क्या होता है, लिखो आंसर दे देना बिकॉज में क्या लिखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है माइनस डीवी बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है माइनस डीवी बाई डी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है जीरो, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जीरो, तो डीवी बाई डी आर, तो डीवी किसके बराबर हो गया जीरो के, इंटीग्रेशन करोगे तो v क्या आया प्लस माइनस कांस्टेंट जीरो, तो v आ जाएगा माइनस प्लस कांस्टेंट, तो v बराबर कांस्टेंट, मतलब कि कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होती है कांस्टेंट, कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है आपकी कांस्टेंट, तो हर एक पॉइंट कैसे ट्रीट करेगा एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस उसे ही कहते हैं कि जिसके हर एक सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो सेम, जिसके हर एक सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो आपकी सेम, उसे ही क्या कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसलिए कंडक्टर का हर एक सरफेस, इसलिए कंडक्टर का हर एक सरफेस क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, एवरी सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो एंड पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट, because electric field inside the conductor is zero and potential inside the conductor is constant always, ठीक है, लिख लीजिए इस पॉइंट को। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, बट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिख लिया ना सबने, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, surface charge distribution may be different at different point। हम क्या बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर के सारे पॉइंट याद रखने, but surface charge distribution may be different at different point of the conductor, at different point of the conductor, कंडक्टर, ठीक है। देखिए कैसे, ये आपके पास एक कंडक्टर है, मान लिया कंडक्टर आपके पास इस तरीके से, ठीक है, दिस इज योर कंडक्टर, तो देखो यहाँ पे एरिया क्या होगा कंडक्टर का कम होगा ना, तो सिग्मा क्या होता है क्यू बाई, जहाँ एरिया ज्यादा होगा वहां सिग्मा कम होगी, जहाँ एरिया कम होगा वहां सिग्मा क्या होगा ज्यादा, तो देखो इस पॉइंट पे एरिया क्या है लेस, तो सिग्मा क्या हो जाएगी मोर,
इक्वेशन वहां पे आपकी बन रही है। ठीक है, तो जहां पे सरफेस एरिया कम होगा वहां पे सिग्मा क्या होगा, ज्यादा। जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पे सिग्मा क्या हो जाएगा आपका, कम। ठीक है, these are the some point related with the some important point related with the conductor। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल IIT और नीट के न्यूमेरिकल्स।